प्रॉब्लम आता है। इवैक्यूएशन हम करते हैं, डीएनसी की जाती है ना, जब भी पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो और फिर डेड फीटस भी हो तो हमने वो क्लियर आउट करना होता है, ठीक है। तो ये डीएनसीज करते हैं, तो इसलिए हम इवैक्यूएशन सबसे पहले करेंगे ताकि अंदर कोई रिटेन्ड प्रोडक्ट ना रह जाए। अगर अंदर कोई रिटेन्ड प्रोडक्ट रहा तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। डॉक्टर मुनीब 128 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पर वजाइनल ब्लीडिंग और हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इवैक्यूएशन डीएनसीज की जाती है ताकि अंदर कोई जो फीटस का जो कोई भी पार्ट वो रह ना जाए, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, 129 के अंदर वो क्या कह रहा है, ग्रेविटा 2 है, पैरा 1 है, ठीक है, अबॉर्शन उसका 0 है, प्रेजेंटेड विद द गेस्टेशनल एमेन्यूरिया ऑफ 33 वीक्स, प्लेन ऑफ सिवियर हेडेक एंड वॉमिटिंग, बीपी उसका 180/90 है, और उसकी फिट्स की हिस्ट्री भी आ चुकी है ड्यूरिंग हिज लास्ट प्रेगनेंसी उसकी, विच एंटी हाइपरटेंसिव यू विल इमीडिएटली गिव। तो जब भी इमीडिएटली देनी है तो IV हाइड्रोलाजीन देनी है, ठीक है। जब हमारे पास नॉर्मल पेशेंट आता है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम देते हैं लबीटोलोल ऑलवेज ग्रेटर देन द मिथाइल डोपा। लेकिन जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आएगी, जैसे ये है जिसके अंदर सीवियर हेडेक है और उसके साथ बीपी भी ज़्यादा है, तो इसमें क्या देंगे हम, IV हाइड्रोलाजीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लबीटोलोल। फिर अगर हमारे पास वो ये कहे कि अब उसकी हाइपरटेंसिव वो थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेकिन अब उसको फिट्स पड़ रहे हैं, तो वो क्या कॉज हो जाएगा, वो एक्लैम्शिया हो जाएगा। जब वो एक्लैम्शिया हो जाएगा तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट देना है, ठीक है। सही है, समझ आ गई है कि नॉर्मल में हमने क्या देना है, लबीटोलोल मिथाइल डोपा, लबीटोलोल ग्रेटर देन मिथाइल डोपा, इमरजेंसी में हमने हाइड्रोलाजिन ग्रेटर देन लबीटोलोल। शिया का नहीं है उसमें, ये इसकी फिट्स की हिस्ट्री प्रीवियस प्रेगनेंसी में है, ठीक है। शी ऑल्सो हैज हिस्ट्री ऑफ फिट्स ड्यूरिंग द लास्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब जी रूसा, डॉक्टर, अगर इसी सिनेरियो को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, और जैसे इसमें है कि फिट्स की हिस्ट्री पहले थी लेकिन अभी वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ आई है, लेकिन अगर इसमें ये सवाल हो कि फिट्स भी हो रहे हैं और हाइपरटेंसिव भी है, तो जो हम अर्ली मैनेजमेंट करेंगे तो वो पहले हम मैग्नीशियम सल्फेट ही देंगे। जी जी, ओके। ठीक है, क्योंकि हमने फिट्स के साथ हमने ट्रीट करना होता है ना, फिट्स अर्जेंट डिलीवरी तो करते हैं लेकिन फिट्स के साथ हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे और फिर हम डिलीवरी भी कर देंगे, ठीक है। डॉक्टर अवैस की बात बिल्कुल ठीक है, हम उसमें डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन फिट्स को हमने रोकने के लिए कि फर्दर अब जो पड़ रहा है फिर उससे मजीद कोई ना पड़े, तो एक्लैम्शिया में हमने मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है। इनिशियली हमने मैग्नीशियम सल्फेट, जाहिर है जब तक हमने पेशेंट को डिलीवरी के लिए, अर्जेंट डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है तो हमने उसको कुछ तो इन्फ्यूजन स्टार्ट करनी है ना, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट की और फिर इन्फ्यूजन एकदम दे देते हैं ताकि फर्दर फिट ना पड़े। जो एक दफ़ा पड़ गया है वो हमारे पास आ गई है फिट्स के साथ, अब फर्दर ही कोई उसको फिट्स ना पड़े इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट दे के और फिर हम अर्जेंट डिलीवरी की तरफ ले जाते हैं, ठीक हो गया। सी सेक्शन करते हैं इमरजेंसी। 130 MCQs ओवेरियन कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर ये CA 1 to 5 ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 133 MCQs इज अ न्यू बॉर्न बेबी इज born to a 20-year-old primary gravita on examination the baby has amputated। जब भी एम्प्यूटेटेड लिम्ब होगा तो ये बैंड सिंड्रोम होगा या एमनियोटिक बैंड्स की वजह से। जो एमनियोटिक वो कॉर्ड होती है ना वो जो है वो डिफरेंट जगह पे बच्चे के जो है वो डिटेट कर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एम्प्यूटेटेड लिम्ब सा बन जाता है, ठीक है। तो एम्प्यूटेटेड लिम्ब में फिर एमनियोटिक बैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। 134 और 27-year-old मेल हैविंग द टेस्टिकुलर ट्यूमर ऑफ नॉन सेमिनोमेटस टाइप, ठीक है। सेमिनोमेटस टाइप में हमने सेमिनोमा पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि LDH ज़्यादा होता है, जिसमें लिम्फोमा सेमिनोमा भी हमने पढ़ा, वो सेमिनोमेटस टाइप्स हैं। जो नॉन सेमिनोमेटस टाइप्स हैं उसके अंदर बीटा HCG ज़्यादा होता है, इसीलिए सेमिनोमा में मैंने आपको बताया था कि बीटा HCG बहुत कम होता है, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि नॉन सेमिनोमेटस टाइप्स में होता है बीटा HCG। 50-year-old पोस्ट मेनोपॉजल वुमन 135 MCQs हैविंग हॉट फ्लशेस, कॉज सेम वही FSH-LH, पोस्ट मेनोपॉज में FSH-LH ज़्यादा हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हॉट फ्लैशेस वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। 136 सफरिंग फ्रॉम द कार्सिनोमा ब्रेस्ट अंडरगो टोटल मेस्टेक्टमी, डेवलपमेंट ऑफ द
डेवलप एडीमा ऑफ द राइट लोअर लिम्ब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी आपके पास क्या होगा, जब भी हमारे पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा का पेशेंट है जिसमें हमने मेस्टेक्टमी की है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम एक्सरसाइज बताते हैं ना मेस्टेक्टमी के बाद, ठीक है। आप लोगों ने सर्जरी में किया होगा ये, कि जब भी Yes. हम एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट को, क्यों बताते हैं, कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास मेस्टेक्टमी का आएगा तो उसके अंदर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। 137 MCQs है। एन ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद द enlarged prostate and there is a marked increase in the PSA, having weight loss, MRI done, bony metastasis observed, what is the root? ठीक है, वो अब ये बस लेक्चर के बाद जो है ना वो आइसक्रीम टाइम, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रोस्टेट कार्सिनोमा टू द वर्टिब्रा, ये सेम वही एमसीक्यूज है कि वर्टिब्रा में कैसे जाएगा प्रोस्टेट कार्सिनोमा, तो वही वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू, और बोन लविंग भी यही होता है प्रोस्टेट कार्सिनोमा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 138 MCQs, a lady with 26 week gestation has uterine height of 24 weeks. On sonography there is the no fetal part and no storm appearance। मैंने पहले भी बताया, जब कोई भी fetal part नहीं होगा, complete mole होगा, तो क्या होगा 46XS या 46XY, और जब fetal part होंगे तो वो partial mole होगा, और उसमें क्या होगा 69XXY, 69XXY या XXX और XYY, ठीक है। उसके अंदर जो पार्शियल होता है उसमें 2 स्पर्म्स और 1 एग होता है, और सिंगल स्पर्म और एग जो होता है वो कंप्लीट में होता है, ठीक है। और स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस जो है ना, वो ये हाइडिटी फॉर्म मोल की ही एक कंडीशन, हाइडिटी फॉर्म मोल में ही हम जो डायग्नोस्टिक हमारे पास आता है ना अल्ट्रासाउंड में, वो स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस आ रही होती है, ठीक। 139 इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। मुझे कोई बताएगा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है या अल्केलोसिस होती है? Metabolic alkalosis. ठीक है, हाँ, वो मैंने ये ऐसे ही याद किया था कि उल्टी से याद रखना है कि अल्केलोसिस होगी, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिक अल्केलोसिस होती है तो उसके साथ हाइपोकलीमिया एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जैसे कहो कि वॉमिट जब कर देगा तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाएंगे, तो मेनली पोटाशियम आ गया बाहर, तो हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक अल्केलोसिस होगी, ठीक है। स्टडी 140 स्टडी ऑन एसटीडीज, a group of boys had penile ulcers and other group have no ulcers। तो नॉन अल्सरेटिंग लीजन्स जो है वो नाइजीरिया गोनोरॉ करता है, बाकी क्लेमीडिया की भी अल्सरेटिव लीजन्स होती हैं। ट्रेपोनेमिया प्लेडम जो सिफिलिस के साथ होता है, इसकी भी अल्सरेटिव लीजन्स होती है, ठीक है। इसको हम फर्दर भी माइक्रो में डिस्कस करेंगे कि किसकी नॉन अल्सर, किसकी अल्सर, किसकी पेनफुल अल्सर, किसकी नॉन पेनफुल अल्सर ना, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जितना याद रखेंगे जो नाइजीरिया है उसकी नॉन अल्सरेटिव लीजन्स होती हैं। स्टेज 4 सीए सर्विक्स, सीए सर्विक्स भी इंटरनल आईले को आपने प्रेफर करना है हमेशा, ठीक है। और इंटरनल और एक्सटर्नल अगर बोथ ऑप्शन आए फिर उसको प्रेफर करना है, ठीक है। तो इंटरनल आईलेक में सीए सर्विक्स में जाते हैं, और प्रोस्टेट के भी हमने पढ़ा इंटरनल आईलेक में, ठीक है। दोनों के इंटरनल आईलेक में जा रहे होते हैं लिम्फ नोड। प्यूजी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट 142 occurs in the malignancy of breast due to the suspensory ligament। सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो मेनली जो है ये इसकी एक्सटेंशन आ रही होती है एक्सिला के अंदर, ठीक है। तो जो प्यूडी अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट आ रही होती है मेलिग्नेंसी की, वो सस्पेंसरी ये जो लिगामेंट होता है इसके इन्वॉल्वमेंट से आ रही होती है। फिर पास आ गया 143 MCQs। A 35-year-old female presented with a secondary infertility, fallopian tube were blocked, endometrium showed a collection of epithelioid cells, histiocytes and giant cells। जब भी हम इसके अंदर है टीबी इन्फेक्शन, टीबी इन्फेक्शन कोई मुझे बता सकता है क्यों है इसके अंदर, क्या फीचर्स हम देख रहे हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली डॉक्टर मुसावर, वेरी गुड। इसके अंदर एपिथेलॉइड सेल्स हम देख रहे हैं। एपिथेलॉइड सेल्स आर इन द टीबी। टीबी के अंदर हमारे पास जाइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स ये आते हैं, ठीक है। 1 इसके बाद 44 जिसके अंदर है कि सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी हिस्ट्री की, पेनलेस एलिवेशन एंड इरेगुलर एवर्जन ऑन द स्क्रॉटम में मेटास्टाइज टू ब्रेन एंड नॉट बीइंग ट्रीटेड। तो ये सिफिलिस क्यों है? सिफिलिस इसलिए है क्योंकि सिफिलिस में एक तो पेनलेस पेनाइल कैंसर जिसे हम कहते हैं, अल्सर्स हम इसे कहते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसकी जो टर्शरी सिफिलिस है उसके अंदर हमारे पास एक प्रेजेंट आ जाती है टेबस डॉर्सैलिस। टेबस डॉर्सैलिस हम सीएनएस में भी करेंगे। सीएनएस ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसमें कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है, और जो डिफरेंट हमारे पास पाथवेज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वो
प्रेजेंटेशन जो है वो सिफिलिस में आती है और सिफिलिस में स्पेसिफिकली ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 145 इन प्राइमरी सिफिलिस बेस्ट स्पेसिमेन जो हमने क्या लेना है वो जेंटल सोर्स लेने हैं, जो अल्सर्स बनते हैं सोर्स बनते हैं वो प्राइमरी सिफिलिस में होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 147 ये इल लाइंड ग्रैनुलर शीट्स हैं, बैंड्स हैं, माइक्रोसाइट्स हैं। टेस्टिकुलर स्वेलिंग हुई है जिसके अंदर इल लाइंड ग्रैनुलर शीट्स आई हैं और बैंड्स एंड माइक्रोसिस्ट, ये लेडिंग सेल ट्यूमर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। लेडिंग सेल ट्यूमर वो वाले लेडिंग सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं, उसके अंदर ग्रैनुलर शीट्स हमें मिलती हैं और बैंड्स और माइक्रोसिस्ट मिलते हैं, ठीक है। ये इसका जो है वो फीचर है लेडिंग सेल ट्यूमर का, ठीक हो गया। और अगर इसी तरह कोरियोकार्सिनोमा की बात करता है तो उसके अंदर आपको पता है कि वो स्नोस्टॉर्म अपेयरेंस वगैरह ये या मलिग्नेंसी टू द लंग्स आ जाएगा। सेमिनोमा में हमारे पास एलटीएच की बात करता है, योगसैक में ईएफपी की बात करता है, तो इस तरह की इसने कोई भी बात नहीं की, तो लेडिंग सेल ट्यूमर इसकी ऑप्शन है, ठीक है। 148 young female having the pain in the inferior lateral region of abdomen prior to 2 weeks of onset of, जब भी onset of menstruation से पहले प्रायरली हीमोडायनेमिकली स्टेबल होती है लेकिन उसमें पेन होती है तो उसे हम मेटल शेमर्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम मेटल शेमर्स कहते हैं, ये मेटल शेमर्स की डेफिनेशन है, जो 2 weeks ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रायरली पेशेंट को पेन रहती है लोअर एब्डोमेन में। इसके बाद एमसीक्यूज है 159 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, पेज नंबर 613, 5 centimeter in axonal mass was incidental finding on ultrasound. Endometrium is 2.5 centimeters thick. That in axonal mass is most likely is वही B cells, granulosa cells, granulosa cells को मल्टीपल हम टाइम्स पढ़ चुके हैं, ये वही है, ठीक है। फिर उसके बाद MCQs 161 ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टाइज टू पेरिटोनियम एंड पेल्विक ऑर्गन्स, रूट ऑफ मेटास्टाइसिस क्या होता है, वीनस कनेक्शंस होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की वीनस कनेक्शन से आगे रूट से वो सेपरेट करता है, ठीक है। 162 इनफर्टाइल कपल है, सीमन एनालिसिस 25%, स्पर्म मोटिलिटी 25% है। इमोटाइल कहाँ पे शो होंगे, जहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम द सेमी इन्फ्यूरियस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। सेमी इन्फ्यूरियस ट्यूब्यूल्स स्पेसिमेन हमने डायरेक्टली लेना है तो हमें पता चलेगा कि ये इमोटाइलिटी, बाकी जो इमोटाइल हैं वो रेस्ट शो कैसे करेंगे कि हम अगर सेमी इन्फ्यूरियस ट्यूब्यूल्स से स्पेसिमेन लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ से एपिडिडमस में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, तो वो इमोटिलिटी का स्पेसिमेन जो हमने लेना है वो मेनली हम सेमी इन्फ्यूरियस ट्यूब्यूल से लेंगे। 163 MCQs कि women है brought to the emergency department because of an 8 or history of severe back and abdominal pain, mild but persistent vaginal bleeding, ठीक है। abdomen shows a 3 centimeter ectopic pregnancy, तो इसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ectopic pregnancy मोस्टली किधर होती है, एम्पुला में, और जब कभी रप्चर आएगा तो ectopic pregnancy के रप्चर का फ्लूइड किधर जाएगा, पाउच ऑफ डगलस में, ठीक है। जिस लोगों ने गायनी की होगी उन्होंने काफ़ी अल्ट्रासाउंड ऐसे पढ़े होंगे जिसमें हम पाउच ऑफ डगलस को भी लिखा जाता है ताकि उसमें अगर फ्लूइड है तो हमें पता चले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं थी जिसकी वजह से इधर फ्लूइड आ गया, ठीक है, मिसकैरेजेस की कंडीशंस में। 164 अ गर्ल विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विल हैव इंक्रीज्ड व्हाट, पॉलीसिस्टिक पीसीओएस में पहले भी पढ़ चुके हैं, इंसुलिन और एलएच का रोल है, ठीक है, ये रिपीट। 169 G6 ग्रेविडा 6 है, पेन है उसको, फिर वाइट वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज है, तो ये क्या है उसमें कोरियोएमनियोटिस है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी वाइट वजाइनल डिस्चार्ज होगा वो कोरियोएमनियोटिस मतलब कि इंफेक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है, यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को सबको? यस मैम। ओके, किसी का कोई सवाल है अभी यहाँ तक, क्योंकि अब बस थोड़े से एमसीक्यूज हैं जो हमने फर्दर डिस्कस करने हैं ताकि हम 2 बजे तक क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, 171 एमसीक्यूज, अब जो मैं बीच में छोड़ रही हूँ आपको पता है वो रिपीट है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसको लाजमी करना है, ठीक है, उसको लाजमी एक दफ़ा करना है ताकि वो जो रिपीट होते हैं ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, उसको लाजमी करना है। 171 a sexually active 23-year-old male with a multiple sex partner has dysuria and a yellow urethral exudate. gram stain क्या है, exudate show numerous neutrophils, many contain intracellular gram negative diplococci and has 3 similar episodes of urethritis over the past 2 years। अब ये देख रहे हैं कि जो मैंने पीछे आपको एक नाइजीरिया
गोनोरॉ की मैंने बताई और उसमें हमने एपिडिडमाइटिस पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको यूरिथराइटिस हो रहा है। तो मेनली यूरिथराइटिस होता है, ठीक है, और एपिडिडमाइटिस दोनों होते हैं नाइजीरिया गोनोरॉ की वजह से। अब आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग properties of the infected organism best explain the reinfection। रीइंफेक्शन तब होता है जब वो एंटीजेनिक वेरिएशन दे रहा होता है, ठीक है। जैसे आप कोविड के एग्जांपल ले लें, तो रीइंफेक्शन तब हुआ उन पेशेंट्स में भी जिसमें उसने अपनी जो है वो वेरिएशन शो की, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिम्टम शो करने लग गया जैसे उसकी वेरिएशन आई। तो जब भी रीइंफेक्शन की बात करनी है तो हमने ये कहना है कि जिसमें वेरिएशन ज़्यादा, तो उस में जो है वो एंटीजेनिक वेरिएशंस आएंगी और उस तरह रीइंफेक्शन भी होगा। ठीक हो गया। और ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नाइजीरिया की ही बात करें, ठीक है। 172 after delivery of fourth baby mother had amenorrhea, fatigue and gradual loss of pubic hair। तो क्या हुआ इसमें, पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो सकती है ना, कि डिलीवरी हुई है उसके बाद हेमरेज हो सकता है, हो गया उसको मल्टीपल बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया जिसकी वजह से पिट्यूटरी नेक्रोसिस, ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। और जो पोस्ट पार्टम हमारे पास हेमरेज होता है और उसके बाद पिट्यूटरी अफेक्ट होती है, तो उस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, शिहान सिंड्रोम, ठीक है। इस वजह एग्जैक्टली शिहान सिंड्रोम। तो इसलिए ये पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गई। इसके बाद 174 मदर हैज हिस्ट्री ऑफ हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न एंड नाउ शी इज गिविंग 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है। तो व्हाट शुड बी डन। तो मदर की हमें जो सीरियल एंटीबॉडीज चाहिए क्योंकि वो 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे है और हीमोलिटिक डिजीज़ की हिस्ट्री भी दे रही है। तो आपको पता है कि जब हीमोलिटिक डिजीज़ अगर RH ओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो यहाँ हम जो है वो हीमाटोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन RH ओ इनकम्पेटिबिलिटी में पहली प्रेगनेंसी ठीक चल जाती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में हमने 27 वीक से पहले भी एक दफ़ा जो है वो देना होता है रोगैम। तो इसमें जो है वो 26 वीक्स अब हम हो गए हैं प्रेगनेंसी के, तो अब हम मदर की सीरियल एंटीबॉडीज चेक करेंगे ताकि फिर हमने वो फर्दर उसको ट्रीट करना है। फिर 1676 रिगार्डिंग सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। तो ये जो होती है ये नॉर्मल इन प्रेगनेंसी होता है। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन का ऐसे ही मल्टीपल टाइम आपको MCQs मिलेगा। ये नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, इसको नॉर्मली प्रेगनेंसी में ये पाया जाता है। अच्छा 178 अ फीमेल विद अ ब्रेस्ट मैस ऑफ 5/6 रबरी मैस है, लार्ज शीट है और कैल्शियम स्पिक्यूल्स हैं। तो कैल्शियम स्पिक्यूल्स, रबरी मैस, लार्ज मैस, नॉन टेंडर मैस या ऐसा मैस जो कुछ भी नहीं कह रहा बस उसके अंदर कैल्शियम आ रहा है, तो ये फाइब्रोएडिनोमा है, बिनाइन है, ठीक है। 179 cervical pap smear show 2/3 epithelium has atypical disorganized cells with the loss of plurality, NC ratio and pleomorphism, moderate dysplasia। अब इसमें कार्सिनोमा इन सिचु क्यों नहीं है, तो आपने याद रखना है। डिस्प्लेजिया को हम पैथोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। इसमें पॉइंट याद करने वाला क्या है, जब लॉस ऑफ पोलैरिटी, एनसी रेशो और प्लीओमॉर्फिज्म इनमें से कोई भी बात आएगी तो वो डिस्प्लेजिया होता है। और जब लेयर टू लेयर की बात आती है कि एक लेयर में दूसरी लेयर आ गई, दूसरी लेयर में तीसरी लेयर, इस तरह लेयर चेंजेस हो गई है, तो फिर वो मेटाप्लेजिया की तरफ बात चल जाती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। प्लीओमॉर्फिज्म, पोलैरिटी और एनसी रेशो, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो, उसकी डाई में फर्क आ रहा है, ठीक है। क्रोमाटिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मिल रहा है, या न्यूक्लियस हमें जो है वो ज़्यादा, या क्रोमाटिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो उसकी कंडीशन में डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है। तो इसलिए हम मॉडरेट डिस्प्लेजिया को चूज़ करेंगे। MCQs 181 patient with a testicular tumor and a primitive glomerular structure is likely to be teratoma। तो ये देखें कि वही है ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर। आप देखें ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर में भी एंडोमीसोडर्म और एक्टोडर्म आ सकती है, ठीक है। तो उसी का ही एक पार्ट अगर टेराटोमा में भी तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये उसी को ही शो कर रहा है कि 3 लेयर्स वाला कौन सा है। फिर MCQs 185 है, फीमेल केम विद हर सन हु प्रेजेंटेड विद वन टेस्टिकल एब्सेंट ऑन एग्जामिनेशन यू फाइंड राइट टेस्ट इज नॉर्मल। तो अगर एक एब्सेंट होगी और एक होगी और स्वेलिंग भी मिलेगी हमें एक में, तो क्या कॉज होगी, मलिग्नेंसी, उसके अंदर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ये क्रिप्टोग्लिटिज्म को शो करे कि एक अनडिसेंडेड टेस्टिस है, एक टेस्टिस नीचे है, और वो एक या फिर एक टेस्टिस एब्सेंट है, तो फिर उसमें भी क्या है कि मलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रू हर्माफ्रोडाइट ये आ गई है ऑप्शन 187 MCQ, जिसमें आपने XX को प्रेफर करना है, XXXY को प्रेफर करना है और XXY को प्रेफर करना है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक एंड फिनोटिपिकली सेम होते हैं ये।
189 विच इज द प्री एक्लैम्सिया ट्रिगरिंग फैक्टर। तो प्री एक्लैम्सिया होता किससे है? फीटल की एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से प्री एक्लैम्सिया फैक्टर आता है। फिर 192 MCQ 616 पेज पे पेशेंट हैज कंप्लीट मोल की बात कर रहा है वो, और वो बात कर रहा है कि ग्रेप लाइक अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड पे, ग्रेप लाइक स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, विलस अपीयरेंस, ठीक है, ये सारे MCQs इस तरह आते हैं। और बीटा HCG हमारे पास एक वाहिद डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है जो हम करते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल में भी और कोरियो जो है वो कार्सिनोमास में भी। जी बख्तावर, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नहीं मैम। ओके अच्छा, 194 पे है कि RH नेगेटिव मदर थी और एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं अगेंस्ट RH पॉजिटिव बेबी। तो क्या होगा कि ये डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, मैंने आपको जैसे पीछे भी बताया कि जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है दैट इज आफ्टर द फर्स्ट बेबी डिलीवरी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बेबी में उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, सेकेंड बेबीज में आ सकते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी होगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। जब वो थोड़ा सा फीटल ब्लड मदर के ब्लड के साथ मैच करता है, थोड़ा सा उसमें एक्सपोजर होता है, तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा 196 एट बर्थ अ बेबी गर्ल हैज मिकोनियम इन हर वजाइना और एनल ओपनिंग नहीं है। जब एनल ओपनिंग नहीं होगी तो इम्परफोरेट हाइनस होगा, और क्योंकि मिकोनियम वजाइना में आ रहा है तो रेक्टो वजाइना फिस्चूला होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसमें 199 MCQs है। सेम पेज पे ट्यूमर नॉन टू सिक्रीट एक्सेसिव एस्ट्रोजन। तो ये बहुत दफ़ा, कितनी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं कि ग्रैनुलोसा थिका सेल ट्यूमर होता है जो कि एस्ट्रोजन ज़्यादा करता है, और ग्रैनुलोसा थिका सेल ट्यूमर से ही एंडोक्राइनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज सारी होती है। फिर A patient with obstructive azoospermia may have raised what? IgG। तो याद रखना है कि जब भी इंफेक्शन की बात करेगा जेंटोयूरिन तो वो IgA है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की बात करेगा तो वो IgG है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। फिर 201 a 60-year-old woman is bored with a bleeding per vagina, diabetic है, hypertensive है, 1 year back she was diagnosed as having carcinoma of the breast। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगी उसकी वजाइनल ब्लीडिंग की? जब भी हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के पेशेंट आते हैं उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा एसोसिएट विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है, तो दोनों जो हैं वो एसोसिएशन के साथ चल रहे होते हैं। फिर 202 इज क्लियर सेल ट्यूमर कौन सा होता है? ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीरस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी मोस्ट कॉमन होता है, क्लियर भी यही होता है। जो म्यूसिनस होता है ना उसमें म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस आपको पता है कि थिक होता है, ठीक है, तो वो थिक की वजह से वो टर्बिड सा हो सकता है, ठीक है, वो क्लियर नहीं होता। तो सीरस कार्सिनोमा जो क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी होता है वो सीरस होता है। 203 MCQs में वो पूछ रहा है कि उसने बेबी है, डिलीवर्ड अ बेबी एंड टफ हेयर्स एट द बैक। तो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना बिफिडा जो भी होता है टफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के किससे होते हैं? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से। ये आप में से पहले भी कोई मुझे बता चुका है, ठीक है, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी का यही वो है, बोल रहा है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा का। 205 प्राइमरी कैविटी प्रेजेंटेड लेबर फॉर 2 और एट द -2 स्टेशन पे है, अभी बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड क्या कर रहा है? डेड जो है ना वो हाइड्रोसेफलस बेबी है। तो हमने कहाँ से जो है वो इंसर्ट नीडल करनी है CSF को ड्रेन करने के लिए? एंटीरियर फोंटेनाल से, ठीक है। जब भी बेबी -2 स्टेशन पे होता है तो वो रोटेट नहीं किया होता, ठीक है, तो उसके अंदर इंटीरियर फोंटेनाल से हम जो है ना वो मेनली CSF की ड्रेनेज करवाते हैं वहाँ से फॉर हाइड्रोसेफलस। फिर उसके बाद 206 35-year-old लेडी रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ कार एक्सीडेंट। फिजियोलॉजिकली वो डिस्टर्ब्ड है और डेवलप क्या कर रही है? एमेन्यूरिया। तो उसके अंदर डोपामीन कम हो गया। जब भी डोपामीन जो है वो क्या होता है? डोपामीन जो है ये मूड स्टेबलाइजर, ठीक है, ये के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, डोपामीन इमोशंस के साथ। तो ये अब इसमें देखें कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और अब उसे इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड है, तो डोपामीन उसका कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो इनहिबिट करेगा, नॉर्मली वो इनहिबिट करता है, तो वो एमेन्यूरिया, प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने से एमेन्यूरिया हो जाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएंगे। आगे समझ इस पॉइंट की? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो इस
उससे रिलेट कर रही हैं इसको। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोस्टेट फ्लूइड अकोमोडेशन 207 में वही वेजिनालिस, ये वही है, रिपीट एमसीक्यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज है 212, विच ऑफ द फॉलोइंग लिवर डिजीज इज मोस्ट फेटल इन प्रेगनेंसी, तो उसमें फैटी लीवर ऑफ द प्रेगनेंसी होती है। बंद कर दिया, लाइट आ गई है। अच्छा ठीक, अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा 212 में क्या है कि फॉलोइंग लीवर डिजीज इज मोस्ट फेटल इन द प्रेगनेंसी इज द फैटी लीवर ऑफ द प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होती है। फिर उसके बाद 213, अ प्रेग्नेंट वुमेन एट 14 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लेन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम, ठीक है, और अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ वेसिकल्स ब्लीडिंग, पर वजाइनली ब्लीडिंग, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी होता है। और फिर आप ये भी देखेंगे कि 14 वीक्स के साथ है, ठीक है। जो मिस कैरेजेस हैं उसको भी हमने नोट करना होता है। तो 14 वीक्स, अर्ली वीक्स बिफोर 24 वीक से पहले पहले जो है वो 14 वीक्स में ये अर्ली जो मिस कैरेजेस हैं उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कॉज होती है, उसको हम एबॉर्शन, ओ सॉरी जीटीडी कॉज होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये वेसिकल्स के साथ जो भी आएगा वो हमारे पास जीटीडी आएगा। बाकी 14 वीक्स पे जो है वो 24 वीक से पहले पहले जो भी होंगे उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी है, मिस कैरेज आ सकता है और जीटीडी भी है। हाँ जी, जीटीडी के अंदर हम वो पढ़ते हैं ना, जीटीडीज में हमारे पास मोल्स है, गेस्टेशनल जो हमारे पास आते हैं, हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है, जिसमें वेसिकल्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, स्नोसॉर्म अपीयरेंस भी आ रही होती है, वेसिकल्स भी आ रहे होते हैं, जो जीटीडी उसको कह रहे हैं। अच्छा 214, आफ्टर मिसकैरेज फीमेल ब्लीड हैवीली, व्हाट इज द बेस्ट रिजीम, तो इसमें सब कुछ देंगे क्योंकि एंटीबायोटिक भी देंगे, हमें पैक आरबीसीज भी चाहिए, हमने मिसकैरेज हुआ तो वैक्यूएशन के बाद हमने ट्रांसअमीन भी देना है। ट्रांसअमीन का आपको रोल पता है कि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करके तो ब्लीडिंग को रोक रहा होता है। 216, 24-year-old वुमेन प्रेग्नेंट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब भी आएगा तो उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम 69 आएंगे, ठीक है, 2 आएंगे, और उसके बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर से एंड में जाके वो 47 हो जाएंगे। 217, अगर विद द साइक्लिक लोअर एब्डोमिनल पेन एवरी मंथ उसको पेन हो रही है, तो ये और साथ में आपने जो एग्जामिनेशन की है वो नॉर्मल है और हाइमन रिंग नॉर्मल है और ए मेन्यूरिया है, तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो क्या आती है, सर्वाइकल एट्रेजिया की, ठीक है। इम्परफोरेट अगर हाइमन होना तो वो बल्ज आउट करती है, ठीक है, इम्परफोरेट हाइमन में, तो सर्वाइकल एट्रेजिया वो बना ही नहीं हुआ सही, तो उसकी वजह से ए मेन्यूरिया हो रहा और हाइमन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 219, जिसके अंदर पूछा हुआ है कि एनल टोन सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो गई है चाइल्ड बर्थ के दौरान। अब हमने उसको असेस करना है तो एनल मैनोमेट्री करेंगे हम, ठीक है, एनल टोन के लिए। 221, प्री टर्म लेबर में, अच्छा ये क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसको हम माइक्रो में भी डिस्कस कर लेंगे, बस आप इतना याद करें कि प्री टर्म लेबर में बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, ठीक है। इसको हम माइक्रो में करेंगे, फुल निमोनिक्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी तो याद करने में ईजी हो जाएगा। बस ये है कि एक बंदा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो वाइफ है, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी है और उसको पता भी नहीं है, और वो फार्मर है इसलिए वो अनपढ़ है, इसलिए उसकी जो वाइफ है प्रेग्नेंट है, वो अनपढ़ है तो फार्मर भी है साथ में, तो बैक्टीरिया वहाँ से बैक्टीरियल वेजिनोसिस उसको लग सकता है, उसकी बेगम को भी, क्योंकि वो उसके साथ ही रह रही है वहाँ पे, तो इसके साथ उसको पता भी नहीं है कि उसकी बेगम प्रेग्नेंट है और प्री टर्म लेबर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा इसको एक कहानी के तौर पे याद कर लें कि प्री टर्म लेबर में बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ना वो एसोसिएटेड होती है। फिर 223 एमसीक्यूज में है कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है एंड शी इज सस्पेक्टेड टू हैव कोरियोएमनाइटिस, तो कोरियोएमनाइटिस को आप ये याद रखना है कि इंटरल्यूकिन 6 होता है, हम इम्यूनोलॉजी में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। इंटरल्यूकिन 6 हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शंस में होता है, ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शंस में याद रखना है कि इंटरल्यूकिन 6 होता है, और वो कोरियोएमनाइटिस जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इंट्राएमनियोटिक इन्फेक्शन के लिए हम इंटरल्यूकिन 6 को हम करते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड कल्चर नहीं करना, इंटरल्यूकिन 6 के टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। बायलैटरल टेस्टिस रिमूव्ड विल रिजल्ट इन 224, तो लिबिडो कम हो जाएगा, दोनों टेस्टिस रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। फिर बैंड सिंड्रोम 228 एमसीक्यूज, बैंड सिंड्रोम वही ओलिगोहाइड्रोमिनोज कॉज कर देता है बैंड सिंड्रोम, और एमनियोटिक बैंड्स जो हैं वो एम्पुटेटेड लिम्ब कॉज कर देते हैं। फिर 229 सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की मेन कॉज क्या है, एनोवुलेशन। 230
जिसके अंदर वो बात कर रहा है कि FSH-LH के हाई लेवल्स हैं और सेकेंडरी एमेन्यूरिया हो रहा है, और उसके अंदर क्या है, पेल्विस में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर तो पेल्विस में एबनॉर्मेलिटी होती तो फिर हम कहते हैं कोई ट्यूमर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर FSH-LH के लेवल हाई जा रहे हैं और एमेन्यूरिया और सेकेंडरी, तो इसका मतलब ये है कि FSH-LH सुपर से प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन गोनाड्स का फेलियर हो गया, इसलिए FSH-LH कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की कि गोनाड्स का फंक्शन फेलियर हो गया और उसकी वजह से कोई भी वो नहीं कर पा रहा। इसके बाद जो है वो हमारा एक MCQ 235 620 पेज पे, ओवेरियन कैंसर फर्स्ट मेटास्टाइज टू, ये सेम पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में होता है। और उसके बाद है एक बस MCQs और हमने डिस्कस करना है, वो लास्ट MCQs इज प्रोजेस्टेरॉन इज गिवन टू द पेशेंट 196 पेशेंट व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो जब भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है तो मेस्टेल्जिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर कोई भी और MCQs आपको पूछने वाला हुआ, आप लोगों ने इसमें पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, इसमें कोई भी MCQ रह गया पूछने वाला, मैंने कोशिश की कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को स्टार्ट में भी करा दूं और अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि हम इसको लेक्चर को फिर अमेंड करें। ठीक है मैडम, वो एक MCQ था जिसमें आपने जी, प्रोजेस्टेरॉन का जिक्र किया था इनहिबिट हो जाए तो ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड, तो मैडम इसमें ऑक्सीडेशन का रोल क्या? किसमें, सॉरी आप MCQ नंबर बताएंगे मुझे प्लीज़, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। मैडम मैं देख रहा था लेकिन वो नहीं मिल रहा है। अच्छा अभी ठीक है, हमने पढ़ा ऐसे था। ही बस ऐसे या तो टाइप या कर दें, मुझे आपकी आवाज़ बहुत मतलब कि आ रही है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सी।